दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पीएन चतुर्वेदी और न्यूज़ कवर में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों बात करेंगे दो तीन अहम मुद्दों पर जो देश के सामने हैं, देश की राजनीति में सामने है। इसमें हमें ये भी हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए या हमारी नीति क्या होनी चाहिए। एक तो आपने सुना होगा कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील कर ली है। हालांकि सऊदी अरेबिया ने इसे डिफेंस डील नहीं कहा है, पाकिस्तान ने इसे कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस डील कहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक मिलिट्री डिफेंस डील कहा है, जबकि सऊदी अरेबिया ने इसे सिक्योरिटी डील कहा है। सऊदी अरेबिया इसको दुनिया को कम करके दिखाना चाहता है जिससे कि दूसरे देश उसके खिलाफ तैयार न हो जाएं। लेकिन हमें भारत को सऊदी अरेबिया से इस बात का डर नहीं है कि इस डील के बाद सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ देगा और भारत के खिलाफ मिलिट्री उतार देगा। सऊदी अरेबिया ऐसी गलती नहीं करेगा, वो इस चीज़ को जानता है। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि इससे फ़र्क क्या पड़ा है? सऊदी अरेबिया भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त है और दोस्त होने के नाते वो आपको, भारत को प्रभावित कर सकता है अपने पॉलिटिकल रास्ते से, अपने जो डिप्लोमेटिक रास्ते हैं उनसे आपको भारत पर दबाव बना सकता है। और पाकिस्तान के लिए क्या है? पाकिस्तान के लिए तो ये बिल्कुल जीती हुई बाजी जैसा है। हालांकि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के बहुत पुराने रिश्ते हैं और आपको याद होगा कि पिछले 20-25 सालों से ही सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री का संबंध रहा है। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के मिलिट्री को ट्रेनिंग दी है, सहायता दी है। और अभी भी जो एक इस्लामिक फ़ोर्स बनाया है सऊदी अरेबिया ने, जिसका हेडक्वार्टर रियाद में है, उसके जो जनरल हैं वो पाकिस्तान की आर्मी से ही रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर हैं। तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बहुत पुराने संबंध हैं, इसलिए पाकिस्तान के लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं रहा है। लेकिन आश्चर्यजनक जो रहा है वो कि सऊदी अरेबिया ने क्यों ऐसी स्ट्रेटजिक मिलिट्री डील कर ली। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही अभी यह चर्चा कर लेते हैं कि पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा। पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? क्या बगल का चीन पाकिस्तान का दुश्मन है? क्या अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन है? क्या ईरान पाकिस्तान का दुश्मन है? नहीं, पाकिस्तान का अपने आस पड़ोस में एक ही दुश्मन है और वो है भारत। पाकिस्तान की चिंता भारत है। इसलिए पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना चाहेगा और सऊदी अरेबिया, ये बिल्कुल संदेह है और सही भी है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए जितना पैसा लगेगा उतना लगा देगा। सऊदी अरेबिया एक रिच कंट्री है, उसका बजट भी 78 अरब डॉलर का है, लगभग इतना ही भारत का है। 78 बिलियन डॉलर्स के दोनों के डिफेंस बजट हैं। सऊदी अरेबिया अपना बजट जब चाहे तब बढ़ा सकता है क्योंकि इसके पास अकूत पैसा है, जब भारत अपना बजट इतना नहीं बढ़ा सकता है। तो पाकिस्तान को एक ऐसा पार्टनर मिल गया है जो उसके लिए खूब पैसा खर्चा करने को तैयार है। जितना पैसा पाकिस्तान चाहेगा वो लगाएगा, पाकिस्तान के मिलिट्री में लगाएगा, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में लगाएगा। हो सकता है कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस के हर पहलू में वो पैसा लगा दे। तो ये भारत के लिए एक चिंता का विषय ज़रूर है। और इसमें भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा फेलियर है। भारत की फॉरेन पॉलिसी आप जानते हैं बिल्कुल। एक तो विदेश मंत्री को फॉरेन पॉलिसी किस तरह से चलाते हैं, आश्चर्य की बात है। एक विदेश मंत्री जब बात करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे विदेश मंत्री कम बात कर रहा है, रक्षा मंत्री ज़्यादा बात कर रहा है। हर बात पे झगड़ा। अरे भाई, विदेश मंत्रालय झगड़े से नहीं चलता है, सलीके से चलता है। सलीके से आपको ढंग से बात करने आनी चाहिए। आप सोचते हैं कि जैसे नौकरी में थे, मालिक ने हाँ कह दिया तो अब जो चाहे, अब कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, जो चाहे बक दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री को जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलना चाहिए और जहाँ ज़्यादा बोलना होता है वहाँ थोड़ा चुप भी रहना चाहिए। यही तो विदेश मंत्रालय है। आप सलीके से अपनी नीति तय करते हैं। आप यहाँ कोई दुश्मन नहीं है आपका। विदेश मंत्रालय में हर व्यक्ति दुश्मन है, हर व्यक्ति दोस्त है, हर देश दुश्मन है, हर देश दोस्त है। तो आपको
बात करने के लिए इतना निकाल कर रखना चाहिए समय, या इतना सलीका बचा कर रखना चाहिए कि जब आप बात करने जाएं तो आपको झेप ना आए। तो इसलिए मेरी समझ से विदेश मंत्रालय का फेलियर है, इंटेलिजेंस का भी फेलियर है कि आप कैसे इस बात का पता नहीं लगा सके। आप कहते हैं कि 20 साल 15-20 साल से आप इसके बारे में आपको जानकारी है, आपको भनक है। आपको जानकारी भनक जब है पहले से, तो आपने क्यों नहीं इसको आपने समझ लिया कि होने जा रहा है? आपने क्यों नहीं सऊदी अरबिया से बात की? आपने क्यों नहीं सऊदी अरबिया से कहा कि आपको इस पाकिस्तान डील की आवश्यकता नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं? तो एक विदेश मंत्रालय का फेलियर है और इसे भारत सरकार को जल्दी से जल्दी, अब भी काफ़ी वक्त है, इसको एड्रेस करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों H1B वीज़ा पर। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जैसे ठान लिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि उनको भारत को परेशान करना है, और भारत को परेशान करने के लिए वो एक पर एक अपना शिगुफा छोड़े जा रहे हैं और भारत को परेशान कर रहा है। उस शिगुफों से भारत परेशान है। अभी लेटेस्ट आपको ध्यान हो, उन्होंने 19 तारीख को एक प्रोक्लेमेशन जारी किया जिसमें ये था, यूएस प्रेसिडेंट का ऑर्डर जारी किया जिसमें ये था कि अब जो लोग H1B वीज़ा पर अमेरिका में आते हैं विदेशों से, उन पर $1 लाख पर ईयर की फ़ीस लगेगी। $1 लाख से अर्थ तो समझ नहीं आता है कि ज़्यादा है कम है। इसको ऐसे समझिए कि पहले ये फ़ीस $1,000 या $2,000 थी, तो इस फीस को 50 गुना बढ़ा करके $1 लाख अब कर दिया। अब इससे हम क्यों चिंतित हैं? भारत को क्यों चिंता करनी चाहिए? भारत को चिंता इसलिए करनी चाहिए कि भारत के जो लोग, जो बच्चे, जो युवा लड़के लड़कियां अमेरिका में जाते हैं, H1B वीज़ा लेकर रहते हैं, वहाँ अपना ड्रीम फुलफ़िल करते हैं, उन बच्चों की संख्या जितना टोटल अमेरिका H1B वीज़ा जारी करता है उसका 71% है। मतलब एक साल में अमेरिका जितना H1B वीज़ा जारी करता है उसका 71% सिर्फ भारतीय बच्चे हैं, सिर्फ भारतीय। तो आप समझिए कि अब वो बच्चे अमेरिका कैसे जा पाएंगे? आप समझिए कि इसमें जो और इन कंपनियों में पहले इनको लेने वाले H1B वीज़ा दिलाने वाली कंपनियां दिलाती हैं। H1B वीज़ा दिलाने वाले कंपनियों में सबसे पहले भारतीय कंपनियां ज़्यादा थी, जिसमें TCS, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह थी। हालांकि अब तो अमेरिकन कंपनियां ज़्यादा आ गई हैं, जिसमें अमेज़ॉन है, कॉग्निजेंट है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अर्नस्ट एंड यंग है, ये कंपनियां आगे आ गई हैं। और TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट आज भी इसमें H1B वीज़ा पर बहुत सारे भारतीयों को लेते हैं। तो इससे हुआ क्या है कि जब 1,000-2,000 की फ़ीस थी तो किसी कंपनी को चिंता नहीं थी, भारतीय 10 आए चाहे 10,000 आए, उन्हें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब 1 लाख फ़ीस देने के लिए हर कंपनी डर जाएगी। आखिर वो क्यों लेगी? 1 लाख फ़ीस देकर एक भारतीय को अब नौकरी क्यों देगी? 1 लाख फ़ीस भी देगी, फिर तनख्वाह भी देगी। तो ये एक बड़ी भारी प्रैक्टिकल समस्या खड़ी हो गई है भारतीय विद्यार्थियों के सामने, या वो लोग जो वो युवा जो H1B वीज़ा लेते हैं, वहाँ नौकरी करके रहते हैं। बाद में इसी H1B वीज़ा को ग्रीन कार्ड में तब्दील करा लेते हैं और ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाते हैं। और ग्रीन कार्ड होल्डर जो होते हैं वो लगभग अमेरिकन नागरिकता जैसे पा जाएं वैसी हालत है। अमेरिकन नागरिक तो नहीं होते, लेकिन अमेरिकन नागरिक के बराबर होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब आप H1B वीज़ा इतना महंगा हो गया, तो या तो सब कंपनियां इतने महंगे वीज़ा लेकर, महंगे वीज़ा इसको लेकर के भारतीय टैलेंट को अमेरिका में बुलाएं, या वो ये कहेंगी कि ये बच्चे भारत में रहें, हम भारत में अपनी कंपनियां खोल देंगे। बहुत सी विदेशी कंपनियों के, गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, एप्पल के कंपनियां इंडिया में हैं, तो अपने ऐसा कर सकती हैं वो। लेकिन जो अमेरिका जाकर रहने का, वहाँ की सोसाइटी के साथ रहने का, वहाँ अपने टैलेंट का भरपूर उपयोग करने का मामला था, जैसा कि आप जानते हैं कि ढेर सारे भारतीय अमेरिकी कंपनियों के CEOs के रूप में इसमें चला रहे हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो। ऐसे सपने को बहुत बड़ा धक्का लगा है। और धक्का उससे बड़ा ये लगा है कि भारत सरकार चुप रहती है। भारत सरकार न जाने क्यों किसी बात का जवाब नहीं देती है। लोग परेशान हैं। आप समझिए कि हवाई जहाज़ से बच्चे उतर गए हैं। उनकी कंपनियों को मैसेज आया कि आप या तो 21 तारीख तक अमेरिका में पहुँचे, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। और जो लोग अमेरिका में थे H1B वीज़ा वाले, उनसे कंपनियों ने कहा, ईमेल भेज करके कि आप लोग अमेरिका में ही रहिए, बाहर मत जाइए अभी। तो ये अफरा तफरी मची हुई है। अभी कल की न्यूज़ थी कि एमिरेट्स एयरलाइंस से
कुछ लोग वोट करने के बाद डिवोट किए हैं इसके डर से कि अब वहाँ अमेरिका जाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये इतनी बड़ी समस्या है, और भारत 71% अगर अपने लोगों को भेजता है वहाँ, तो भारत को इस बात की चिंता करनी चाहिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी चाहिए। चुप्पी साध लेने से कुछ नहीं होता है। अब दोस्तों एक चीज़ और बात कर लेते हैं, शॉर्ट में करेंगे जीएसटी पर। 17-18 में जीएसटी आई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि एक और स्वतंत्रता है, और बड़े ही तामझाम के साथ, जैसी मोदी जी की स्टाइल है, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मीटिंग रखी गई रात के 12 बजे, जैसे नेहरू जी ने किया था। नेहरू जी की रात के 12 बजे वाली शौक मोदी जी की पूरी हो गई। जीएसटी लाया गया और सबको लगा कि अब उसमें हम लोग भी, सब लोग भी थे, सबका लगा कि अब एक बड़ा अच्छा टैक्स सिस्टम आ रहा है, वैट फैट से ढेर सारे सिस्टम से छूट मिल जाएगी और जीएसटी रहेगी, दो तीन तरह के स्लैब होंगे, सब लोग अपना टैक्स देंगे और एक सामान्य सा जीवन आदमी जिएगा। लेकिन जब जीएसटी आई तो आपने देखा होगा कि उसमें 5% से लेकर 28% तक के टैक्स, 4-5 स्लैब लग गए। और स्लैब तो लग जाए, आप 10 स्लैब बना दीजिए, नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो इच्छा करे कर दीजिए। लेकिन जीएसटी के भरने का जो तरीका रहा है इस देश में, उससे आप समझिए कि छोटे और मध्यम उद्योगपति और एमएसएमई एक तरह से बर्बाद हो गया है। और मुझे आश्चर्य है कि सरकार को या तो इस चीज़ का आभास नहीं है, या सरकार जानबूझकर चुप रहना चाहती है, जैसे चुप रहने की उसकी आदत है। जहाँ अपनी कमियाँ दिखती हों वहाँ चुप रह जाओ, जहाँ थोड़ा सा अपनी कमी नहीं दिखती है सबको बोल दो कि चिल्लाओ सब लोग अपनी भड़ास निकाल लें, लेकिन जहाँ कमी है वहाँ चुप हो जाओ। तो ये अच्छी बात नहीं, ये ठीक नहीं है। आपको जीएसटी के बारे में भी ऐसा प्रयास करना चाहिए था कि जीएसटी भरने का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान होना चाहिए। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी ने उसमें कहा था किसी स्पीच में कि अब तो जीएसटी क्या है, 10वीं का बच्चा मोबाइल पर ऐसे अपनी जीएसटी भर लेगा। और है क्या कि छोटे मध्यम उद्योग वाले जो हैं, छोटे छोटे व्यापारी चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसा दे दे के परेशान है। और वो तो ठीक है, वो अपना हिसाब दे के परेशान है, 3-3 महीने में आप फॉर्म भरना पड़ रहा है उनको। ये कोई अच्छी बात नहीं। आप प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं, जबकि प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना चाहिए। आज जितने भी विकसित देश हैं, विकासशील देश जो आगे बढ़ रहे हैं, आप सबके यहाँ जाइए, प्रोसेस सिंप्लीफाइड है। जब तक कोई प्रोसेस सिंप्लीफाइड नहीं होगा तब तक व्यापार बढ़ नहीं पाएगा। हमें व्यापार में से अड़ंगों को कम करना है, तब हम आगे बढ़ते हैं, न कि हम अड़ंगे लगा लगा के आगे बढ़ेंगे। जीएसटी का आपने देख लिया। अब जो चीज़ चर्चा की बात थी कि जीएसटी की चर्चा क्यों आई, जीएसटी से परेशानी हो रही है और अत्यधिक परेशानी हो रही है, ये तो सरकार को पता चल गया। क्योंकि जीएसटी जो टैक्स वसूल करती थी, वह समझिए कि वो हफ्ता वसूलने जैसा काम हो गया था। क्यों? और सरकार के आंकड़े बता रहे हैं इस बात को। 17-18 में सरकार ने जो टैक्स कलेक्शन किया जीएसटी का, वो लगभग 7.19 लाख करोड़ था। ठीक है, 17-18 में शुरुआत में, और यह बढ़ते बढ़ते 24-25 में ये कलेक्शन 22.08, मतलब 7 लाख करोड़ से 22 लाख करोड़ से ज़्यादा आपने जीएसटी वसूल किया 2024-25 में। मतलब 17-18 से 24-25 में 7 साल के अंदर आपका जीएसटी कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया है। आप इसे कह लें कि 3 गुना हमारा कलेक्शन बढ़ गया है, आप या यूं कह लें कि 3 गुना ज़्यादा आपने जनता की पॉकेट को निचोड़ लिया है। और सही बात तो यह है कि जनता इसमें ठगा सा महसूस कर रही है। सरकार की बातों का उसके पास जवाब नहीं है, सरकार के प्रोपेगेंडा का जवाब नहीं है, और उसकी पॉकेट ख़त्म होती जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 तारीख को एक राष्ट्र के नाम संदेश दिया। राष्ट्र के नाम संदेश लगा कि कोई नोटबंदी जैसी कोई बड़ी चीज़ आएगी, और एक तो राष्ट्र के नाम संदेश से इस देश में लोग डरने लगे, डर जाते हैं, पता नहीं कौन सा अनाउंसमेंट हो जाए, क्या हो जाए। तो ऐसा लगा कोई अनाउंसमेंट होगा। लेकिन वो जीएसटी जिसकी प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त से चर्चा कर रहे हैं, जिसकी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सारी डिटेल्स जारी कर दी हैं, उसी डिटेल्स को लेकर प्रधानमंत्री आ गए। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बचत उत्सव है, आपको बहुत बचत होगी। अब बताइए कि बचत की हालत ये है कि इस देश में जीएसटी का कलेक्शन 24-25 में
22 लाख करोड़ होता है, 22 लाख करोड़। वहीं जो कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन है वो मात्र 12 लाख करोड़ है, मात्र 12 लाख करोड़। तो आप समझिए कि आम जनता, गरीब आदमी, कि छोटा छोटा आदमी जो सब टैक्स दे रहे हैं, और उसमें वो लोग भी टैक्स दे रहे हैं जो 81-80 करोड़ लोग, जिनको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है जीवन जिससे वो जी सकें। तो हमारा मतलब है कि अपने टैक्स के कलेक्शन का बेस ऐसा मत करिए कि लोग तबाह हो जाएं। तबाह मत होने दीजिए लोगों को। कुछ ऐसी उम्मीद बधाए रखिए लोगों को कि लोग आपकी सत्ता में, आपकी सरकार में, इस देश में विश्वास रख सकें। ये आपका काम है, लोगों में विश्वास पैदा करना आपका काम है। लेकिन जिस तरह से जीएसटी कलेक्शन किया गया और जिस तरह से राष्ट्र के नाम संबोधन में मजाक किया गया कि बचत करिए, वैसा मत करिए। किस बात की बचत? जब पॉकेट में पैसा नहीं है लोगों के, बचत किस बात की करेंगे? क्या 80 करोड़ 81 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज पर जिनका जीवन सस्टेन हो रहा है, वो टीवी और फ्रिज खरीदने जाएंगे? आप जले पे नमक छिड़क रहे हैं। ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिससे लोगों को सचमुच लाभ मिले। आपने 5% से 28% तक की जीएसटी स्लैब को सरकार ने 5% से 18% कर दिया है। आपने थोड़ी राहत दे दी है, आपने डिस्काउंट दे दिया है। जीएसटी में डिस्काउंट है ये, इससे कोई बचत नहीं होने वाली। बचत तो तब होगी जब आप लोगों के हाथ में रोज़गार देंगे, अपनी कमाई करेंगे और इन्फ्लेशन कम होगा, लोग मार्केट में पैसा खर्चा करेंगे, तभी उनके पास कोई बचत होगी। और मार्केट में पैसा खर्च होते रहने से अर्थव्यवस्था भी चलेगी। तो सामान्य सी बातें हैं। लेकिन सरकार ने जिस तरह से 22 लाख करोड़ जीएसटी वसूल किया है, और आप बता दें आपको 17-18 से लेके 24-25 तक कुल जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो 117 लाख करोड़ से ज़्यादा है। 117 लाख करोड़ से ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। तो सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि ये पैसा गया कहाँ, 117 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया। और दोस्तों, मेरा यही कहना है कि जब भी कोई आप जीएसटी का, जब कोई ऐसा कोई राष्ट्र के नाम संदेश हो, प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम जब संदेश देते हैं, तो भारत का प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज़ होता है। भारत का प्रधानमंत्री कोई छोटा मोटा हेड ऑफ स्टेट नहीं है। भारत का एक सम्मान है। ये अलग बात है कि भारत को अमेरिका ह्यूमिलेट कर रहा है और भारत सरकार उस ह्यूमिलेशन का जवाब नहीं दे रही है। इससे यह भी दर्शाया जाता है कहीं भारत सरकार का कोई अंदरूनी कमी तो नहीं है, कोई ऐसी फाइल तो नहीं है सरकार की जो सीआईए के हाथ में है और नस दबी हुई है सरकार के कुछ लोगों की, उसकी वजह से वो अमेरिका का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो दो चीज़ों ध्यान होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्तिगत बात है तो आपको भी तब भी जवाब देना चाहिए ये सोच करके कि किसी का व्यक्तिगत जीवन राष्ट्र से ऊपर नहीं है, देश से ऊपर नहीं है। और अगर कोई व्यक्तिगत रीजन नहीं है तो आपको खुलकर जवाब देना चाहिए। अमेरिका से कहना चाहिए कि देखो भाई, हम तुम्हारे टैक्स में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अमेरिका एक सॉवरेन राष्ट्र है, सॉवरेन देश है, सॉवरेन कंट्री है। वो 100% नहीं 200% टैक्स लगा दे, लेकिन हम भी लगाएंगे। आप मत लगाइए, लेकिन आप कहिए हम 200% टैक्स लगा देंगे। अमेरिका भारत के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन भारत को अपनी पोजीशन असर्ट करनी होगी, अपनी पोजीशन को मजबूती से दिखाना होगा और अमेरिका को बताना होगा कि भारत क्या है। लेकिन इसका बहुत ही सलीके से अध्ययन करके, एक तरीके से, एक पोलाइट भाषा में, पोलाइट और कड़ी भाषा में उसका जवाब दिया जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरी उम्मीद है कि भारत सरकार ऐसा ही करेगी और भारत की जो इज्जत खो गई है पिछले 2-3 महीने में, उसको वापस लाएगी। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।